नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर में आपका कबीर की धरती से स्वागत करता हूं। आज की क्लास ये आखिरी क्लास है नदी और बांधों को लेकर। आखिरी क्लास क्यों है? क्योंकि हमने इससे ढेर सारी क्लासें इस क्लास से पहले कर चुके हैं। किस तरह से नदियों का उद्गम हिमालय से हुआ है, कौन सी हिमालयी नदी तंत्र है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, करीबन 4 से 5 क्लासों में, और बांध को ले लिया जाए तो शायद 6 क्लासों में पूरी बेसिक स्ट्रक्चर से परिवर्तन क्लासेस पे ये बताया गया कि किस तरह से नदियों से प्रश्न बनता है। ये क्लास जरूरी इस वजह से थी क्योंकि हमें ये आइडिया मिल जाए, बच्चों को ये आइडिया मिल जाए कि एग्जामों में प्रश्न कैसा बनता है। हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे कई सारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं आपकी। 26 नवंबर से एएलपी का एग्जाम शुरू होने वाला है। वहां पर आप देखेंगे जीएस के 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, साइंस के और 20 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके आगे अगर बात करें तो अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, आरपीएफ में कई सारे एग्जाम हैं, तो पूरा ओवरऑल रेलवे का जितना भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो प्रश्न ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी लेवल 6 तक का हो, कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफएसआई कांस्टेबल कोई भी एग्जाम हो, जो रेलवे का एग्जाम है, हम देखेंगे कि नदियों की क्लास हमने जो की उस क्लास से प्रश्न कैसा बनता है। चलिए, पहला प्रश्न है और थोड़ा सा ईमानदारी से आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो देखा जाए कौन सी नदी? गोदावरी नदी नहीं, गोदावरी नदी तो नहीं होगा। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की लंबाई की बात करेगा तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के त्रिमकेश्वर के आसपास ये निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भाखड़ा नागल बांध, तो भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी पर है? वो सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। मानसरोवर झील के पास से निकलती है, के पास से निकलती है। झेलम नदी जो है, इसका पुराना नाम एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ये सारी क्लास हमने कर चुके हैं। तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितिस्ता। झेलम नदी का पुराना नाम वितिस्ता। और ये कहाँ से निकलती है? वेरी नाग झील, वेरी नाग झील से निकलती है। कभी कभी यहाँ पर शेषनाग भी झील दे देगा, एक चीज का ध्यान देंगे। क्या दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। वेरी नाग झील से निकलती है, वेरी नाग झील से निकलती है। एक बार बताएंगे, आवाज पहुंच रही है आपके पास? बड़े इत्मीनान से क्लास कीजिएगा। इस क्लास का ये उद्देश्य नहीं कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है। क्लास का उद्देश्य ये है कि हमने जिस चीज को पढ़ा है नदियों को लेकर और बांधों को लेकर, पिछले जो 4-5 क्लासें की, उन क्लासों के आधार पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है या हमने बस ऐसे ही पढ़ाई कर ली? तो प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो जिस वजह से परिवर्तन क्लासेस आपके लिए थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का भी प्रबंध करता है। और ये आरआरबी ग्रुप डी का 2022 की दूसरी शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सतलुज नदी। सही जवाब क्या होगा? सतलुज। पेपर में पूछा जाता है सतलुज नदी का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम सतलुज नदी का पूरा नाम क्या है? तो सतलुज नदी का जो पुराना नाम है वो सतुद्री। पुराना नाम क्या है? सतुद्री। सतुद्री। कुछ प्रश्न का आप जवाब दे दें, जैसे पूछ लेता है झेलम का पुराना नाम, झेलम का पुराना नाम, चेनाब का पुराना नाम, चेनाब का, रावी का, व्यास का और सतलज का। सतलज
लच का पुराना नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे झेलम को पूछ रहे तो अभी हमने जस्ट बताया वितिस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितिस्ता। चेनाब का पुराना नाम रावी। व्यास, व्यास का हो जाता है विपाशा। विपाशा। सतलज का हो जाता है शतुद्री। सतलज का क्या हो जाता है? सतलज का हो जाता है शतुद्री। और चेनाब का अस्कनी। रावी का परूशनी या फिर इरावती। परूशनी या फिर इरावती। इन नदियों का पुराना नाम पूछा जाता है। और याद रखेंगे, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा, ये जो नदियां हैं, ये नदियां किसकी सहायक नदी हैं? कोई बताएगा कमेंट करके? सहायक नदी है। ये 5 नदियां किसकी सहायक नदी है? तो ये 5 नदियां सहायक नदी है सिंधु नदी की। ये 5 नदियां किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की 5 नदियां सहायक नदी हैं। कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ये इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या दूसरा देखा जाए। दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। नदियों के किनारे बसे हुए से प्रश्न है। जैसे आपका एग्जाम एएलपी का शुरू होने वाला है बहुत जल्द, और वहां से प्रश्न बनने का क्या ध्यान से देखा जाए। ये प्रश्न कब आया? ये आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन। जैसे इस बार क्या हुआ है, इस बार एएलपी और टेक्नीशियन अलग कर दिया गया है, पर 2018 में दोनों का पेपर एक साथ में ही होता था। तो एएलपी और टेक्नीशियन का जब 2018 में पहली शिफ्ट था, तब उस समय प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? यमुना, कोसी, गंगोत्री? नहीं, ये तो ग्लेशियर है। ये कोसी बिहार की शोक कही जाती है। कोसी नदी कहाँ की? बिहार की शोक कही जाती है। बिहार की शोक कही जाती है। शोक मतलब वो उस राज्य में जाकर काफी तबाही लाती है, कई घर उजड़ जाते हैं, तो जिस वजह से शोक का नाम दिया जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। एक ही नदी बची, कौन सी? यमुना। एक ही नदी बची, क्या? यमुना। यमुना याद रखेंगे, ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। यमुना नदी के किनारे स्थित कुछ शहर हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ ले फरीदाबाद, फरीदाबाद, आगरा, फरीदाबाद, आगरा। दिल्ली तो ऊपर लिखे ही हैं, तो दिल्ली खुद ही होगा। ये तीनों किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। जैसे आपसे पूछ ले गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? गोरखपुर। ये आपके लिए होमवर्क होगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? लखनऊ किस नदी के किनारे? और आपसे पूछ ले उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? जैसे लखनऊ पूछ लेगा, ये गोमती नदी के किनारे स्थित शहर। उज्जैन पूछ लेगा किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित शहर है? हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो याद रखेंगे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। आपके लिए होमवर्क है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है। एक बार कमेंट कीजिए और बताइए कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है। जिसका जवाब आता है पहले एक बार देखा जाए कौन सा बच्चा इसका जवाब देता है। प्रश्न संख्या तीसरा देखा जाए। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, इस चीज का ध्यान देंगे। त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी 3 नदियां आती हैं? ये 7 नदी लिख दी हैं, यहाँ पे 3 होगा। 3 नदियां मिलती है त्रिवेणी संगम पे। कितनी नदियां? 3 नदियां मिलती हैं। त्रिवेणी मतलब आप जान ही गए 3। तो कौन कौन सी? गंगा, यमुना, ताप्ती? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। गंगा, यमुना, नर्मदा, गंगा, यमुना, सिंध। तो ऑप्शन एक ही बचा, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये जब प्रयागराज में अपने संगम पे मिलती हैं, तो जो सरस्वती नदी है वो इन नदियों के सबसे तलहटी यानी नीचे तल से बहती है। तो जिस वजह से ये हम कहते हैं
कि जो ये नदी है, ये तीनों नदियां मिक्स हो जाती हैं, और इस जहाँ दो नदियां मिले या उससे ज्यादा नदियां मिले उन्हें हम संगम के नाम से जानते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम के नाम से बोलते हैं। और ये है कहाँ पर, तीनों तीनों मिलती हैं प्रयागराज में। प्रयागराज, प्रयागराज। और याद रखेंगे प्रयागराज में 2025 का कुंभ होगा। 2025 का क्या होगा, कुंभ होगा। और अगर बात करें कि कुंभ आयोजन कितने जगह पर होता है, कुंभ आयोजन तो 4 जगह होता है। कुंभ आयोजन कितने जगह पूरे भारत में होता है, कुंभ आयोजन पूरे भारत में 4 जगह होता है। 4 जगह कौन कौन से हैं, तो अगर आपको पता है तो आप जवाब दीजिए। जैसे एक होता है उज्जैन में, उज्जैन में। उसके बाद कहाँ पर होता है, नासिक में, नासिक में। फिर उसके बाद कहाँ होता है, हरिद्वार में। उज्जैन में, नासिक में। फिर उसके बाद कहाँ होता है, उसके बाद होता है हरिद्वार में, हरिद्वार में। फिर उसके बाद कहाँ पर होता है, प्रयागराज में। मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी इस पॉइंट को बताया था, और आज क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ तब भी बता रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उज्जैन में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है, तो याद रखेंगे शिप्रा नदी के तट पर होता है। नासिक में किस नदी के तट पर होता है कुंभ मेला, तो नासिक में होता है गोदावरी नदी के तट पर। हरिद्वार में किस नदी के तट पर कुंभ मेला, गंगा। और प्रयागराज में तो त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और कौन सी नदी, सरस्वती। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या चौथा देखा जाए, देवप्रयाग ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। देवप्रयाग उत्तराखंड में जो स्थित है, निम्न में से कौन सी दो नदियों के संगम पर बनता है, कौन सी दो नदियों के संगम पर बनता है, अलकनंदा और यमुना, तो इसके संगम पर देवप्रयाग नहीं है। यमुना और गोमती, बिल्कुल नहीं। भागीरथी और यमुना, भागीरथी हो सकती है, नहीं। तो ऑप्शन एक ही सही है, क्या, अलकनंदा और भागीरथी। पेपर में 5 प्रयाग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रयाग, 5 प्रयाग, 5 प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक होता है आपका, एक आपका होता है देवप्रयाग, ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा होता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तीसरा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। चौथा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और पांचवा कौन सा होगा, पांचवा विष्णु प्रयाग। पांचवा क्या होगा, पांचवा होगा विष्णु प्रयाग, पांचवा विष्णु प्रयाग। अच्छा, कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं ये भी जानना जरूरी है। जैसे देवप्रयाग में एक मेन नदी है अलकनंदा। देवप्रयाग में एक मेन नदी क्या है, अलकनंदा। और अलकनंदा के साथ एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। अलकनंदा के साथ एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, भागीरथी, भागीरथी। उसके बाद अगर बात करें नंद प्रयाग में, तो नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी ही रहेगी। इन पांचों नदियों में अलकनंदा नदी रहेगी। और एक आ जाएगी नंदाकिनी नदी। एक कौन सी नदी आ जाएगी, नंदाकिनी नदी। एक नदी आ जाएगी नंदाकिनी नदी। कर्णप्रयाग में तो यहाँ पर भी अलकनंदा नदी रहेगी, लेकिन कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है, तो वहां पर क्या बनता है, कर्णप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जब मिलती हैं, तब इनके मिलने से कौन सा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। और विष्णु नदी में अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती है तब क्या बनता है, विष्णु प्रयाग। और क्वेश्चन में क्या दिया है, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसे मजाक में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्नों के लगभग 60% प्रश्न जीएस के रिपीट होते हैं, और थोड़े से उससे ज्यादा होते हैं तो रिपीट नहीं होते हैं। थोड़े से उससे ज्यादा होते हैं तो क्या रिपीट नहीं होते हैं। आगे देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी। आगे आया जाए, भागीरथी नदी। प्रश्न संख्या 5 देखा जाए, गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है। यानी गंगा नदी संकट में है और संकट की स्थिति में है, इसकी संकटापन्न कहे जाने का मुख्य कारण क्या है, ध्यान से समझिए। तो इसका एक मुख्य कारण है
इस पर बहुत सारे बांध बने हैं, नहीं। ये तो इसके संकटपन्न नदी के कारण नहीं हो सकता अगर किसी नदी पर बहुत सारे बांध बन गए हैं। जल जीवन में कमी हो रही है, इसका जल पीने योग्य नहीं है, और नदी सूख रही है, ये भी नहीं। जल इसका लोग पीते अपने घरों में लाते, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके जल जीवन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पांचवे का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। पांचवे का ऑप्शन क्या, बी बिल्कुल सही जवाब। पांचवे का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। पांचवे का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रश्न के आगे देखा जाए। छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी नदी प्रणाली एक सुदृश्य प्रताप बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ध्यान से प्रश्न को देखिए। प्रणाली है जो एक सुदृश्य प्रताप बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश, यानी इन नदियों में से वो कौन सी नदी है जो जम्मू और कश्मीर से बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है ही नहीं। गोदावरी नदी, सिंधु नदी, गोदावरी नदी भी नहीं होगा। महाराष्ट्र नर्मदा नदी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है बिल्कुल इसका सही जवाब, सिंधु नदी। ऑप्शन ए क्या है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा था, आप सब जवाब देते हुए चलेंगे। पहला, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। ये कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है, तीन देशों से होकर प्रवाहित होती है। एक तो चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र से, उसके बाद भारत से, और उसके बाद कहाँ से, पाकिस्तान से। उसके बाद कहाँ से, पाकिस्तान से। बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की कैसी नदी है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। और ये भारत में कितनी दूरी चलती है, तो भारत में 1114 किलोमीटर लंबी है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 1114 किलोमीटर ये भारत में लंबी है। अब इसके बाद अगर बात करें, भारत में इसकी लंबाई 1114, और दमचौक से लद्दाख में पहुंच जाती है। दम चौक से ये कहाँ पहुंच जाती है, लद्दाख में। तो ध्यान दीजिएगा, दमचौक से लद्दाख में पहुंच जाती है, लद्दाख में प्रवेश करती है। दमचौक से कहाँ प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बोखरचू हिमनद से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के, मानसरोवर झील के किस हिमनद से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम होता है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 7वां देखा जाए और इसका जवाब देने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी है जो कहां से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जैसे अगर आप ध्यान दें, ये भारत का मैप है। अगर ये इंडिया का मैप है और बात कर रहा है पूरब से पश्चिम की ओर बहने की, यानी ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा, यानी इस दिशा से इस तरफ बहेगी। यानी पश्चिम की ओर बह रही है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की अगर आपको, सभी लोगों को पुरानी क्लासों की ट्रिक याद हो, तो ट्रिक क्या था, नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन। तो इसकी ट्रिक का क्या हो जाएगा, यंस हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा, मस हो जाएगा माही, यस से हो जाएगा साबरमती, साबरमती, ती से हो जाएगा ताप्ती, और लंदन से हो जाएगा लूनी। लंदन से क्या हो जाएगा, लूनी। ये वो नदियां हैं जो किस दिशा की ओर बहती हैं, ये पश्चिम की ओर, यानी ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और कह के आ रहा है कि कौन सा नदी पूरब से पश्चिम की ओर, यानी किस ओर बह रही है, पश्चिम की ओर बह रही है। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। देखिए इस ऑप्शन में नर्मदा आ गया, और यहाँ पे नर्मदा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, नर्मदा।
यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में ये ट्रिक याद रखेंगे तो बड़े आसानी से आप प्रश्न का जवाब दे लेंगे। एक बार ट्रिक ध्यान से क्लास को पीछे करके देखेंगे, आप समझ जाएंगे। प्रश्न संख्या 8, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो महानदी किस राज्य की है, ये पूछना चाहता है। तो याद रखेंगे महानदी किस राज्य की तीसरी सबसे बड़ी है, तो महानदी याद रखेंगे ये उड़ीसा राज्य की है। कहाँ की? उड़ीसा राज्य की, ना ही पश्चिम बंगाल की, ना ही असम की, ना ही तेलंगाना की। जैसे बात करें महानदी की खासियत क्या है, महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं। महानदी को क्या बोलते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक कहते हैं। उसके बाद बात करें दामोदर नदी, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो उसके बाद बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ का? असम का शोक कहते हैं। फिर उसके बाद बात करें कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी को कहाँ का? तो याद रखेंगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को कहाँ का? बिहार का शोक कहा जाता है। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9, नवा क्या कह रहा है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में किसे जानते हैं? यानी बांग्लादेश में जो नदी जाती है और उसे जैसे ही बांग्लादेश में जाती है उसे जमुना के नाम से जानने लगते हैं। तो इसका सही जवाब हुगली नहीं, यमुना नहीं, गंगा नहीं, सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। एक बात ध्यान से समझें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा को बांग्लादेश में, तो गंगा को बांग्लादेश में हम बोलते हैं पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में दिया है तो इसके बारे में कुछ खासियत जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा, और अगर आप पिछली क्लास नहीं किए हैं तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। जैसे बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कई बार क्लासों में बता चुके, पेपर में बहुत बार पूछा है 2900 किलोमीटर। ये जहां से निकलती है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम, तो इसका उद्गम मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जहां पर इसका उद्गम होता है तिब्बत के क्षेत्र में, वहां पर इसे यरलुंग जांगपो या सांगपो के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पश्चिम से पूर्व 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में किस पर्वत से टकराती है? तो नामचा वर्ता पर्वत से टकराकर ये भारत में प्रवेश कर लेती है, उसके बाद भारत के राज्यों में जाने लगती है। नामचा वर्ता, नामचा वर्ता पर्वत से टकराकर भारत में प्रवेश करती है। ये भी पॉइंट एग्जाम में बना है। भारत में प्रवेश करती है। और यही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, जिसे हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। यही गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों मिलते हैं तो इनके दोनों के संयुक्त रूप को हम मेघना के नाम से जानते हैं। और यही मेघना चलकर आगे सुंदरवन डेल्टा, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा या डेल्टा करके प्रश्न बनता है, तो उसी के नाम से हम जानते हैं। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या 10वां देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है जो कहां से निकल रही है? सिक्किम से। यानी सिक्किम से वो निकल रही है और सिक्किम से निकलने के बाद वो कहाँ? पश्चिम बंगाल के रास्ते बहते हुए वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यानी सिक्किम से निकलकर
पश्चिम बंगाल के रास्ते वो जाते हुए कहाँ, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यानी सिक्किम से पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए ये बांग्लादेश है हमारा, और यहाँ पर वो प्रवेश कर जाती, कहाँ पर, यहाँ बांग्लादेश में वो प्रवेश कर जाती। यानी वो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश की भी सीमा का भी निर्धारण कर रही है। तो तीस्ता नदी कौन सी है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश की भी सीमा का निर्धारण करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है, सीमा निर्धारण करती है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, लेकिन जब आपसे पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो याद रखेंगे, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, चलिए पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन करती है, तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। लेकिन जब ऑप्शन में रेड क्लिफ रेखा रेखा का नाम दे, रेड क्लिफ रेखा का नाम दे, और ऑप्शन में अगर पाकिस्तान ना दिखे तो एक ऑप्शन बांग्लादेश मिलेगा, तो बांग्लादेश भी मारिएगा, क्योंकि ये जो रेखा है वो पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के साथ, दोनों के साथ खींची गई है। नदी पूछेगा तो तीस्ता नदी। जैसे एक नदी है कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी। तो जो कर्मनासा नदी है ये यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। कर्मनासा नदी किसकी, यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी तीस्ता नदी, जो सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ जा रही है, बांग्लादेश में जा रही है। प्रश्न संख्या 11 देखा जाए, और बहुत आसानी से प्रश्न का जवाब आप दे लेंगे। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा। गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन, प्रश्न पूरा पढ़ेंगे, कथन क्या है, गलत। यानी चार ऑप्शन है, चार में से तीन सही होगा, कोई एक होगा जो गलत होगा। ध्यान से देखा जाए, घाट प्रभा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। अगर हमें नहीं पता इस पॉइंट को तो छोड़ते हैं, अगले पे चल। ये पश्चिम घाट के ढलानों से निकलती है, ये तो बिल्कुल सही है। पश्चिम घाट गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से, और याद रखें तो महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, तो पश्चिम घाट से ये पूरा है, तो पश्चिम घाट से बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें क्या चूज करना है, हमें गलत चूज करना है। इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में है, बिल्कुल आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में इसका जल निकासी क्षेत्र, ये भी सही है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। तो इसकी बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ए। यानी ए जो दिया हुआ ये बिल्कुल गलत दिया हुआ। जो घाट प्रभा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं, ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और आराम से जवाब दीजिए कि लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। क्या नर्मदा होगा, सिंधु होगा, कावेरी होगा, या ब्रह्मपुत्र होगा। तो कौन सा सही जवाब होगा, लोहित। तो जो लोहित है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र में एक पॉइंट याद रखेंगे, भारत सबसे गहरी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कैसी नदी है, सबसे गहरी नदी है, सबसे, भारत में सबसे गहरी नदी। अगर वैसे बात करें गहरी नदी को तो हम चले जाते हैं भागीरथी और नदी पर, लेकिन वो गंगा को लेकर जब प्रश्न करेगा तब। लेकिन जब ओवरऑल पूरे भारत को लेकर प्रश्न करेगा तब भारत की सबसे गहरी नदी हम किसे मारेंगे, ब्रह्मपुत्र को मारेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखा जाए, टोटल 20 क्वेश्चन है आज की क्लास में। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। और ये जो प्रश्न है ये आपका यूपी पुलिस में भी पूछा गया, यूपीपी 2024 में भी प्रश्न आया था। शायद पहले ही दिन के पहले ही शिफ्ट का ये प्रश्न है। तो अगर किसी बच्चे का पहले ही दिन का पहले ही शिफ्ट का प्रश्न था, अगर उसे पता हो तो ये प्रश्न उस जगह भी आया था। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 यानी तीसरी शिफ्ट में भी आया था। यानी आपको लगेगा कि ये प्रश्न सेम टू सेम रिपीट, और यही सेम टू सेम ऑप्शन भी था। प्रश्न रिपीट होते हैं क्या प्रीवियस ईयर के, 60% प्रश्न प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। आप अपने आसपास देखते होंगे ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनका जीएस बहुत कमजोर होता होगा। बहुत कमजोर का मतलब एकदम से भी कमजोर नहीं होता होगा, लेकिन लगभग एक उस व्यक्ति से जो किताबों को लोग पढ़ा हुआ है उसकी अपेक्षा उसका जीएस काफी कमजोर होता है। लेकिन वो व्यक्ति बार बार प्रैक्टिस किया है,
बार बार उसने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न कैसे बनते हैं, तो उसके सही करने के चांसेस ज्यादा होंगे, चाहे भले वो जीएस उसका कमजोर हो। लेकिन जो व्यक्ति जीएस की प्रीवियस ईयर को देखा ही नहीं कि एग्जाम में किस हिसाब से पूछा जाता है, उसका जीएस कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो चार ऑप्शन को देखकर बिल्कुल कंफ्यूजन में वो गलत ऑप्शन चूज कर देगा और बाद में उसे पछतावा ही हाथ लगेगा। तो एक चीज का ध्यान रहे, आपके पास जीएस भले ही कमजोर हो, आप जीएस में भले उतने याद नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन बार बार प्रीवियस ईयर देखेंगे, सेम टू सेम यही प्रश्न यूपी पुलिस में पूछ लिया। अब बताइए 2022 का आया हुआ प्रश्न 2024 के अपडेट की रियल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जीएस का प्रीवियस ईयर किस एग्जाम का उठाकर कहाँ आपको दे देगा। तो प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी। बिल्कुल, ना ही कावेरी है, ना ही कृष्णा है, और ना ही नर्मदा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों की एक ट्रिक है, और ट्रिक का नाम क्या है? नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन। ये किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों की ट्रिक क्या है? नमस्ते लंदन। और यन ए से क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। यम ए से क्या हो जाएगा? माही नदी, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, माही नदी। यस से हो जाएगा साबरमती नदी। साबरमती नदी। और तीस हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। और ये पूरे लंदन से क्या हो जाएगा? लूनी नदी। लूनी नदी। इसके अलावा जो नदी होगी वो पूर्व की ओर जाएगी। तो बात क्या कह रहा है कि कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है? कौन सी नदियां किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो इसमें से कौन मैच खा रहा है? लूनी तो मैच खा रहा है, लेकिन कावेरी मैच नहीं खा रहा, तो नहीं, इसे काट दीजिए। महानदी कृष्णा, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। गंडक, ये भी। तो नर्मदा और ताप्ती। अच्छा, बात करें पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की ट्रिक सर कोई बता दीजिए, ऐसा झनकार सा ट्रिक जो हमें याद हो जाए। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की ट्रिक भी ले लीजिए। बहने वाली नदियां, इनकी ट्रिक क्या है? तो इनकी ट्रिक है गोद में काका। आप किसी और को भी रख सकते हैं, गोद में काका। अब ट्रिक पे थोड़ा सा काम किया जाए, जैसे गो से क्या हो जाएगा? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। यानी आपसे बात करें कि गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहती है या पश्चिम की ओर, तो हम याद रखेंगे ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। द से क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। दामोदर नदी। यम से हो जाएगा माही। माही तो हो गया महानदी, जो उड़ीसा की है, महानदी। का से हो जाएगा कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। और इसका से आप बता पाएंगे क्या? इससे हो जाएगा कृष्णा नदी। इससे क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। ये वो दो ट्रिकें हैं, एग्जाम में प्रश्न किसी भी तरह का आए, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे लेंगे। और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलो। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ये थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी एक बार आप बताएं। ये किसकी सहायक नदी है? ध्यान से देंगे। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, और ये गंगा की पहली सहायक नदी है। कैसी? गंगा की पहली सहायक नदी। गंगा की पहली सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। तो वर्तमान में कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? राम गंगा नेशनल। प्रश्न संख्या 16 का जवाब थोड़ा सा तेजी से जवाब दीजिए। कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है, कौन सा? कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 17 देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सही नहीं है? ध्यान से समझिए। एक कथन होगा, कथन होगा जो भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, यानी गलत है। कौन सा गलत है? ध्यान से देखा जाए। हिमालयी नदी सदा बहार है। सदा मतलब हमेशा, बहार मतलब बहना। क्या हिमालयी नदी हमेशा बहती हैं? जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नदियां होती हैं।
क्या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसम के अनुसार बहती हैं, यानी अगर बारिश ना हो तो सूख जाएंगी, बारिश होगा तो बाढ़ हो जाएगा? ये भी सही है। हिमालयी नदी बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। और डी, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। तो प्रायद्वीपीय नदियां अगर मौसम पर निर्भर होंगी तो उनकी मात्रा कम होगी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका बिल्कुल सी मैच नहीं खा रहा, क्योंकि हिमालयी नदी बहुत छोटे नहीं, बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करता है। और हिमालयी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयी नदी में आती है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 देखा जाए। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत शानदार प्रश्न। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर बना हुआ। प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिए, उसके बाद एक प्रश्न होगा, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राजस्थान में किस नहर की वजह से काफी हरियाली हुई है? चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सी नहर है जो राजस्थान से होकर बहती है? एक बार जरूर जवाब दीजिए। राजस्थान, तो कौन सी नहर? हाड्री नीवा नहर, इंदिरा गांधी नहर, आगरा नहर, या बरकिंघम? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। केवल इंदिरा गांधी नहर है जो हरिके बैराज से निकलती है, राजस्थान में ये जाती है। तो काफी सिंचाई की व्यवस्था को ये बनाई हुई है। प्रश्न संख्या 20, और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात के किस स्थल पे हुआ है या कहाँ किया गया है? और ये प्रश्न पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2022 के दूसरी शिफ्ट में। तो आप ये जरूर बताइए आपको ये प्रीवियस ईयर की क्लास कैसी लगी। इसका जवाब आपको भूल मत जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।